दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु भाषा में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। हालांकि इस मूवी के शुरू के 5 मिनट आपको स्टोरी को सेटअप करते हुए दिखेंगे, लेकिन उसके बाद एक ट्विस्ट और आखिर का क्लाइमेक्स आपको चौंका देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है 12 सितंबर 2021 से, जहां हम एक कपल को देखते हैं। लड़के का नाम था आर्या और लड़की का नाम पावनी। असल में इनकी शादी कुछ ही दिनों में होने वाली है, इसलिए आज ये दोनों प्री वेडिंग शूट्स और अपने रोमांटिक आउटिंग्स में बिजी होते हैं। फिर अगले दिन आर्या अपने एक जानकार शिवा के पास जाता है और उससे कहता है कि कल पावनी का बर्थडे है, मुझे तुम्हारे फार्म हाउस की चाबी चाहिए, एक छोटा सा सरप्राइज देना है। इस पर शिवा तुरंत मान जाता है और चाबी देने के साथ साथ फार्म हाउस तैयार करने की बात भी कह देता है। अब दूसरे दिन शाम को आर्या पावनी को पिक करके फार्म हाउस लाता है, जहां पावनी को केक, डेकोरेशन और बाकी सब कुछ देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये दोनों केक काटने ही वाले होते हैं कि अचानक पावनी के फोन पर कॉल आता है, जबकि कॉलर आईडी पर आर्या का नंबर दिखता है। ये देखकर पावनी हैरान हो जाती है, क्योंकि आर्या तो उस वक्त उसके पास था, फिर उसके फोन से कॉल कैसे आ सकता था। लेकिन इतने में आर्या हंसकर कहता है कि गलती से बटन प्रेस हो गया होगा, तुम इग्नोर करो। इसके बाद दोनों फिर से रोमांटिक मूड में टाइम स्पेंड करने लगते हैं और तभी उस कमरे में 3 लड़के घुस आते हैं, जिनमें वो शिवा भी शामिल होता है। जब तक पावनी कुछ समझ पाती, इतने में आर्या खुद कहता है कि मैंने कहा था ना, ये तुम्हारा आखिरी बर्थडे है, तो चलो अच्छे से एंजॉय करते हैं पावनी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों मिलकर पावनी के साथ हैवानियत भरा अत्याचार करते हैं। फिर वो चारों बेहोश पावनी को कार की डिग्गी में डालकर दूसरे फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में पुलिस चेकिंग हो रही होती है, इसलिए ये चारों पुलिस को देखकर घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि पीछे हटना सही रहेगा, लेकिन पीछे हटने पर पुलिस को शक हो जाता, इसलिए वो चुपचाप गाड़ी लेकर कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब शुरुआत में तो वो चारों नॉर्मल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले डिग्गी खोलने के लिए कहते हैं तो ये घबरा जाते हैं और कार भगाकर भागने की कोशिश करते हैं। और यहीं से शुरू होती है मूवी की असली कहानी। इसके बाद सीन यहाँ से सीधे 3 महीने पहले शिफ्ट होता है, यानी 10 जून 2021 को, जहाँ रात के वक्त पुलिस को खबर मिलती है कि एक घर में मल्टीपल मर्डर हुआ है। फिर जब टीम मौके पर पहुंचती है तो उन्हें बाहर एक आदमी की लाश मिलती है। इसी बीच अब वहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट होता है जो यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। खैर, अब अर्जुन क्राइम सीन को बारीकी से चेक करता है और पुलिस वालों से साफ कहता है कि ये लोग आपस में झगड़कर नहीं मरे, बल्कि किसी तीसरे ने इन तीनों को प्लान करके मारा है। और तभी उसे वहीं पास में एक लड़की दिखती है जिसका नाम था नव्या। नव्या असल में एक पेंटर होती है जो इस एरिया में किसी के लिए पेंटिंग डिलीवर करने आई थी, पर तभी उसकी नजर उन बॉडीज पर पड़ी थी, जिसके बाद उसने ही पुलिस को फोन करके इस सब के बारे में खबर दी थी। अब हम नोटिस करते हैं कि अर्जुन नव्या को देखते ही थोड़ा अट्रैक्ट होने लगता है। इसके बाद जब पुलिस नव्या से पूछताछ कर रही होती है तो इतने में अर्जुन खुद बीच में आकर कहता है कि ये कुछ नहीं जानती, इसे जाने दीजिए, और उसे इस तरह से वो उसे वहाँ से जाने देता है। इसके बाद अर्जुन कमिश्नर से कहता है कि किलर पीछे वाले रास्ते से भागा है और क्राइम सीन देखकर लग रहा है कि वो खुद भी जख्मी हुआ है, इसलिए मेरे हिसाब से अगर आसपास के हॉस्पिटल्स में इंक्वायरी की जाए तो उसे जख्मी शख्स का सुराग मिल सकता है, या फिर वो बीच रास्ते में ब्लड लॉस की वजह से गिरा होगा, शायद हमें वहाँ मिल जाए। तो अब इसी फैक्ट और बेस पर पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है। अब दूसरी तरफ अर्जुन अपनी लैब में वापस आकर भी नव्या के बारे में सोचता रहता है और काम पर फोकस नहीं कर पाता। फिर अगले दिन अर्जुन और उसका पुलिस वाला दोस्त एक कैफे में बैठकर इसी केस पर चर्चा कर रहे होते हैं। वहीं उसे फिर से नव्या दिखती है। तभी उसका दोस्त तुरंत उसे कॉल करके बुला लेता है और दोनों को थोड़ी प्राइवेसी दे देता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि अर्जुन को ये लड़की पसंद आ चुकी है। इसके बाद अर्जुन बातचीत के दौरान नव्या का नंबर और एड्रेस ले लेता है। वो बहाना बनाता है कि तुम इस केस की चश्मदीद गवाह हो, इसलिए तुम्हें आगे खतरा हो सकता है, तो आगे से कभी भी अनसेफ फील हो तो मुझे कॉल करना। अब कुछ समय के बाद अर्जुन कमिश्नर के पास क्राइम केस की रिपोर्ट दिखाने जाता है, जहां कमिश्नर उसे बताता है कि कल रात ही एक संदिग्ध को हॉस्पिटल से पकड़ा गया है। और इसके बाद वो अर्जुन से पूछता है कि उसके हिसाब से इस क्राइम में कितने लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो कुछ सोचकर अर्जुन कहता है कि उसने अभी तक उस संदिग्ध की ठीक से जांच ही नहीं की। तो ये सुनकर कमिश्नर उसे डांटते हुए कहता है कि ये क्या कह रहे हो, तुमने अब तक वेरीफाई ही नहीं किया।
अब हम कोर्ट में क्या बोलेंगे? तो इस पर अर्जुन कहता है कि वो अभी फौरन ऑफिस जाकर पूरा एग्जामिन करके समय से रिपोर्ट भेज देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस पहुंचकर अर्जुन अपना काम शुरू करता है, लेकिन इसी बीच नव्या उसे मैसेज कर देती है, जिसके बाद अर्जुन फॉरेंसिक काम को छोड़कर उसके साथ चैट में लग जाता है। इसके बाद धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती जाती हैं और दोनों की अच्छी तरह से दोस्ती हो जाती है। फिर फाइनली एक दिन अर्जुन नव्या को उसी कैफे में बुलाकर कहता है, मैं अब तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, आई लव यू। लेकिन नव्या उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो अभी अभी सीआई सर से मिलकर आ रही है और उन्होंने बताया कि वो केस तो कब का क्लोज हो चुका है। इसका मतलब वो समझ चुकी थी कि तब से अर्जुन केस का बहाना बनाकर उसे फॉलो कर रहा था। लेकिन अब अर्जुन उससे कहता है कि वो सच में सिर्फ उससे मिलने के बहाने ढूंढ रहा था, क्योंकि केस तो बस एक्सक्यूज था, पर उसका प्यार सच्चा है। पर नव्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में जब नव्या अपने काम पर होती है तो उसे भी अर्जुन की याद सताने लगती है। इसके बाद वो खुद ही अर्जुन को उसी कैफे में बुलाती है और इस बार उल्टा उसे प्रपोज कर देती है। तो इस तरह से दोनों की लव स्टोरी ऑफिशियली शुरू हो जाती है। लेकिन अब रिलेशनशिप में आने के बाद एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि अर्जुन का काम ऐसा था इसलिए वो उसे ठीक से टाइम ही नहीं दे पाता। वो हमेशा कॉल्स पर, केस में, ड्यूटी में बिजी रहता है, जिस वजह से वो कई बार नव्या का कॉल भी नहीं उठा पाता। और इसी बीच जब दोनों जैसे तैसे बाहर जाते हैं तो बीच में कोई ना कोई कॉल आ जाता है, जिस पर अर्जुन वहीं से उठकर चला जाता है। इसके बाद 1 सितंबर 2021 को नव्या अर्जुन को अपने घर पर बुलाती है ताकि उसे अपने परिवार से मिलवा सके। अब हम देखते हैं कि वो अर्जुन का सभी से इंट्रोडक्शन कराती है, लेकिन इसी बीच अचानक अर्जुन को एक कॉल आता है और वो बाहर जाकर काफी देर तक उसी कॉल में बिजी रहता है। इधर घर के अंदर सारे लोग उसका इंतजार करते करते खाना खा लेते हैं, जिस पर नव्या की छोटी बहन उसका मजाक उड़ाती है कि उन्हें तो तुमसे ज्यादा अपने फोन से प्यार है। अब ये सब देखकर नव्या अंदर से बहुत ही डिसअपॉइंट होती है। फिर बाद में वो अर्जुन को कार में बैठाकर वहाँ से जाने को कहती है और आखिर में उससे गुस्सा होकर ये भी कह देती है कि मैंने सोचा था कि आज तुम मेरे और मेरी फैमिली के साथ टाइम बिताओगे, लेकिन तुम आज भी बस अपने काम में ही लगे रहे। तुम्हें पता भी है कि मेरे घर वाले तुम्हारे इंतजार में खाना भी खा चुके हैं। ये सुनकर अब अर्जुन उसे समझाता है कि कॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए अंदर नहीं आ पाया। इस तरह से अब वो अभी के अभी घर के अंदर जाकर सबके सामने माफी मांगने के लिए कहता है कि चलो मैं सभी से सॉरी बोल दूंगा। लेकिन अब नव्या उसकी नहीं सुनती और गुस्से में उसे वहीं से वापस भेज देती है। इसके बाद अर्जुन उसे कई बार कॉल करता है, इवन बिना बात किए इनको कई दिन भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी नव्या उसके कॉल्स को नहीं उठाती। हालांकि अब उसका मूड और बर्ताव देखकर उसके माता पिता समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर वो उसे समझाते हैं कि हर इंसान में अच्छी बुरी आदतें दोनों होती हैं, इसलिए अगर तुमने सच में प्यार किया है तो सामने वाले की कमजोरियों को भी कुछ हद तक स्वीकार करना पड़ता है, खासकर जब उसका काम ही ऐसा हो कि वो हमेशा व्यस्त रहे। वैसे ही प्यार शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन प्यार के बाद जो जिम्मेदारियां होती हैं उसकी शुरुआत शादी के बाद से होती है, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत आदमी के सामने आती है, क्योंकि उसे रोज काम करने जाना होता है। जबकि बच्चों के बाद यही दिक्कत लड़की के सामने आती है, जबकि उसका काफी वक्त बच्चों में निकल जाता है। इसीलिए प्रैक्टिकली सोचो, इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं है, पर नव्या को ये बातें इतनी समझ में नहीं आती और वो कंफ्यूज रहती है कि क्या ये रिश्ता आगे चल पाएगा। तो इस पर उसके पिता सलाह देते हैं कि वो कोई बड़ा फैसला लेने से पहले अर्जुन से खुलकर बात कर ले ताकि कंफ्यूजन दूर हो सके। तो इस तरह से अब वो फाइनली अर्जुन को कॉल करती है, जिसे देखकर अर्जुन बहुत खुश होता है। फिर वो फोन पर अर्जुन को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन इस बार शहर से दूर एक ऐसी जगह जहाँ नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता, ताकि दोनों बिना फोन के डिस्टरबेंस के बात कर सके। अब वहाँ वो साफ कहती है कि अर्जुन हमेशा काम में लगा रहता है, उसे टाइम नहीं देता, इसलिए उसे उनका फ्यूचर नहीं दिखता। लेकिन अर्जुन उससे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और पूछता है कि इस बात को कैसे प्रूव करूं। और तभी नव्या उसके सामने एक आइडिया रखती है। वो कहती है कि हम दोनों 10 दिनों के लिए कहीं दूर हिल स्टेशन पर चलेंगे, जहां अर्जुन बिना काम और कॉल्स के सिर्फ उसके साथ रहेगा। अगर इन 10 दिनों में भी लगे कि प्यार से ज्यादा काम इम्पोर्टेंस रखता है तो दोनों ब्रेकअप कर लेंगे, लेकिन अगर प्यार की इम्पोर्टेंस ज्यादा रही तो हम हमेशा साथ रहेंगे और जल्दी से शादी कर लेंगे। ये सुनकर अब अर्जुन एक बार में मान जाता है। फिर नव्या अपने घर जाकर पिता से परमिशन लेती है, जिस पर वो भी कह देते हैं कि ये उसकी जिंदगी का फैसला है, इसलिए सोच समझकर उसे ही सब तय करना होगा। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ दोनों हिल स्टेशन पहुँचते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और अर्जुन इस बार सच में उसे पूरा टाइम देता है।
फिर अगली सुबह अर्जुन खुश होकर कहता है कि अब तो उसे भरोसा है ना कि वो उसे सच में प्यार करता है। तभी नव्या पूछती है कि अगर घर लौटने के बाद वो फिर से बदल गया तो अर्जुन तुरंत कहता है कि वापस जाकर दोनों शादी कर लेंगे और वो उसके पापा से बात करेगा ताकि ज्यादा टाइम ना निकले। अब ये सुनकर नव्या बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि वो वापस जाकर ये खुशखबरी अपने पापा को सुनाएगी। लेकिन तभी नव्या के फोन पर एक वीडियो मैसेज आता है जिसे देखकर वो टूट जाती है और अर्जुन पर चिल्लाने लगती है। अब ये वीडियो वही होता है जो पिछली रात दोनों के बीच प्राइवेटली हुआ था। असल में नव्या को लगता है कि ये सब अर्जुन ने ही रिकॉर्ड किया होगा जो अब किसी ने उसे भेजा होगा। लेकिन अर्जुन शॉक्ड होकर समझाता है कि वो पूरी रात उसके साथ था, वीडियो बनाना तो संभव ही नहीं, और वादा करता है कि जिसने भी ये भेजा है वो उसे छोड़ेगा नहीं। अब इसी बीच अर्जुन के पास एक अनजान कॉल आता है। हम देखते हैं कि कॉलर वही आर्या होता है जो स्टार्टिंग में अपनी गर्लफ्रेंड पावनी के साथ अत्याचार करने वाला लड़का था। यहाँ आर्या उससे साफ कहता है कि पिछली रात वही था जिसने उनकी प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड की और अब वो 24 घंटे के अंदर 4 करोड़ रुपए मांगता है। साथ ही पैसे ना देने पर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता है। इतने में अर्जुन गुस्से में कहता है कि तुम जहां भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, इसलिए मेरे साथ ये खेल मत खेलो और चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन ये सुनकर आर्या उसे चेतावनी देता है कि उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश भी बेकार होगी, इसलिए अर्जुन वैसा ही करे जैसा वो कह रहा है और फौरन 4 करोड़ रुपए तैयार रखे। हालांकि इसके बावजूद अर्जुन तुरंत अपने पुलिस वाले दोस्त को कॉल करके उस नंबर का लोकेशन निकलवाता है। लेकिन जब दिए गए एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां आर्या नहीं बल्कि कोई और आदमी मिलता है। यहाँ अर्जुन को उससे पता चलता है कि उसका सिम 3 महीने पहले ही खो गया था, यानी वो नंबर और एड्रेस दोनों ही फेक है और ब्लैकमेलर ने प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया है। इसके बाद अर्जुन वापस आकर नव्या से कहता है कि लोकेशन फेक निकली, इसलिए अब उनके पास पैसे अरेंज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं। अब इसी दौरान फिर से कॉल आता है तो अर्जुन उससे कहता है कि एक दिन में 4 करोड़ इकट्ठा करना संभव नहीं है, इसलिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन आर्या धमकी देता है कि उसके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और अगर उसे अपनी गर्लफ्रेंड से सच्चा प्यार है तो उसे ये काम 24 घंटे के अंदर ही करना होगा, वरना वीडियो वायरल हो जाएगा। अब बहुत कोशिश के बाद अर्जुन एक दोस्त की मदद से सिर्फ 2 करोड़ रुपए का ही इंतजाम कर पाता है और फिर कॉल पर वो ईमानदारी से बताता है कि वो बस 2 करोड़ रुपए ही जुटा सका है। लेकिन आर्या दोबारा ताने मारता है कि बाकी पैसे नहीं दे सकते तो सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बनने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद अर्जुन और टाइम मांगता है, लेकिन आर्या कहता है कि अगर वो टाइम देगा तो अर्जुन उसे पकड़ सकता है और फिर वो खुलासा करता है कि वो अर्जुन को पिछले 3 महीने से ट्रैक कर रहा है। और इसी बीच वो कहता है कि तुमने मुझे एक गिफ्ट दिया था, इसलिए अब मेरी बारी है रिटर्न गिफ्ट देने की। लेकिन तभी नव्या फोन लेकर आर्या से खुद बात करती है और कहती है कि वो इतने पैसे नहीं जुटा पाएंगे, इसलिए कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बताए। इस पर आर्या कहता है कि ठीक है, फिर तुम 2 करोड़ रुपए लेकर मेरे पास आ जाओ। अब ये सुनकर अर्जुन समझ जाता है कि इसका मतलब क्या है, यानी आर्या नव्या को भी उसी तरह से इस्तेमाल करना चाहता है जैसे उसने पावनी के साथ किया था। तो यही समझकर अर्जुन बुरी तरह से गुस्से से भड़क उठता है। तभी अर्जुन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ऑप्शन तो नव्या ने ही पूछा, उसने बस दे दिया, करना या ना करना उसकी मर्जी है, या तो 4 करोड़ दो या नव्या को उसके पास भेजो और बदले में वीडियो भी ले जाओ। अब नव्या भारी मन से कहती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो आर्या के पास जाने को तैयार है क्योंकि बदनामी तो उसकी होगी। इस बात पर अर्जुन और नव्या के बीच में बड़ा झगड़ा हो जाता है क्योंकि अर्जुन उसे लगातार मना करता है, लेकिन नव्या कहती है कि उसे अपनी इज्जत बचानी है। इस तरह से अब हम देखते हैं कि अर्जुन गुस्से में वहां से निकल जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद आर्या अपना आदमी भेजता है जो नव्या को 2 करोड़ के साथ एक लोकेशन पर लेकर आता है। अब जैसे ही आर्या नव्या के साथ जबरदस्ती करने वाला होता है तभी अर्जुन अचानक पहुंचकर उस पर टूट पड़ता है और तब हमें पता चलता है कि नव्या का अकेले पैसे लेकर जाना दरअसल उन दोनों का प्लान था ताकि वो आर्या तक पहुंच सके। यहाँ अर्जुन उस पर बुरी तरह से हमला करता है और अब इसी हाथापाई में इत्तेफाक से आर्या की मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि वो तो सबूत लेने आए थे, लेकिन अब उनके हाथों खुद एक मर्डर हो गया। इसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट होने के नाते अर्जुन तुरंत एक्टिव हो जाता है। पहले वो सीन के सारे फिजिकल एविडेंस क्लीन अप करता है, जैसे फिंगरप्रिंट्स, ब्लड ट्रेसेस, सबको टेम्पर कर देता है और फिर आखिर में आर्या का लैपटॉप उठाकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सेफ जगह पहुंचकर भी नव्या डरी हुई थी। फिर वो कहती है कि उन्होंने एक इंसान को मार दिया, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यहाँ अर्जुन उसे शांत करते हुए कहता है कि आर्या एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था, पुलिस के हाथ लगता तो शायद उससे भी ज्यादा बुरा होता।
ऊपर से उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, इसलिए अब ये सब भूल जाने में ही दोनों की भलाई है। और इसी बीच काफी समझाने के बाद वो किसी तरह से नव्या को हंसा देता है। लेकिन तभी अचानक अर्जुन के फोन पर फिर से कॉल आता है और दूसरी तरफ से एक अनजान आवाज कहती है कि उसने अर्जुन को सब कुछ करते देखा है। सब कुछ से मतलब वो सबूत थे जो आर्या की मौत के बाद उसने मिटाए थे। इस पर अर्जुन पूछता है, तुम कौन हो? तो जवाब आता है, आई विटनेस, और अभी जो मर्डर तुमने किया उसका आंखों देखा गवाह। इसके बाद वो एक वीडियो भेजता है जिसमें साफ दिखता है कि अर्जुन आर्या को मार रहा है और बाद में सबूत मिटा रहा है। अब ये देखकर अर्जुन और नव्या दोनों सकते में आ जाते हैं कि अब ये दोनों एक ब्लैकमेलर से बचकर किसी दूसरे के जाल में फंस चुके हैं। अब शॉकिंगली ट्विस्ट ये है कि कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्या ही है, जिसे कुछ देर पहले मरा हुआ समझा गया था। यानी वो या तो बच गया है या फिर पहले से ही कोई डबल सेटअप चल रहा था। इसके बाद अर्जुन पूछता है कि उसे क्या चाहिए और वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस तरह से दूसरी तरफ से आर्या कहता है कि वो ये बात बाद में बताएगा, फिलहाल तब तक वो दोनों पास के एक होटल में जाकर रेस्ट करें। इस तरह से अब वो दोनों मजबूरन उसी होटल में ठहर जाते हैं। अब नव्या फिर से टूट जाती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी लाइफ में इतना कुछ हो जाएगा। लेकिन अर्जुन उसे शांत करने की कोशिश करता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो सब संभाल लेगा। फिर थोड़ी देर के बाद आर्या का फोन आता है और वो कहता है कि जैसे अर्जुन ने अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक आदमी का मर्डर किया, वैसे ही अब उसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, यानी एक और आदमी को मारना होगा, क्योंकि अर्जुन सबूत मिटाने में माहिर है। हालांकि अर्जुन इसके लिए मना करता है, लेकिन आर्या उसे धमकाता है कि वीडियो में सिर्फ अर्जुन नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड भी है, इसलिए कम से कम उसकी खातिर तो मान जाए। तो इस तरह से अब मजबूर होकर अर्जुन ओके बोल देता है। अब आर्या बताता है कि एक आदमी नव्या को पिक करने आएगा, तो तुम्हें बस उसी को मारना होगा। कुछ देर के बाद नव्या तय जगह पर इंतजार करती है और भरत नाम का आदमी उसे पिक करता है। उस वक्त आर्या भरत से कॉल पर कंफर्म करता है कि लड़की पिक हो चुकी है या नहीं, जिस पर भरत उससे कहता है कि हाँ, वो लड़की मेरे साथ ही है, मैं जल्द ही उसे लेकर वहाँ पहुँच जाऊंगा। फिर आगे हम देखते हैं कि भरत नव्या को देखकर मन ही मन सोचता है कि आर्या के पास पहुँचने से पहले वो खुद भी नव्या का फायदा उठा ले। इसी बीच नव्या अर्जुन के साथ लाइव लोकेशन शेयर कर रही होती है, लेकिन रास्ते में भरत अचानक रूट बदलकर उसे दूसरे रिजॉर्ट की तरफ ले जाने लगता है और साथ ही वो उसका फोन भी स्विच ऑफ कर देता है, ये समझकर कि उसका लोकेशन ऑन था। अब लोकेशन बंद होने की वजह से एक चौराहे पर आकर अर्जुन समझ नहीं पाता कि कार किस डायरेक्शन में मुड़ी होगी, लेकिन तभी उसे सड़क पर ताजे टायर के निशान दिखते हैं जो एक रिजॉर्ट की तरफ जाते हैं। तो वो उसी ट्रैक को फॉलो करने लगता है। इधर रिजॉर्ट के कमरे में भरत नव्या के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अर्जुन पहुंचकर उस पर टूट पड़ता है और बहुत पीटकर आखिरकार उसे मार डालता है। इसके बाद वो अपनी फॉरेंसिक नॉलेज का इस्तेमाल करके वहां के सारे सबूत मिटा देता है और दोनों मिलकर भरत की लाश कहीं दूर फेंक देते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक और रिजॉर्ट में रुके होते हैं और तभी कमिश्नर अर्जुन को कॉल करके कहता है कि उसे पता है कि अर्जुन वेकेशन पर है, लेकिन उसी एरिया में एक क्राइम हुआ है, इसलिए उसे जाकर वहां से सबूत इकट्ठा करने होंगे। यहाँ अर्जुन को पता चलता है कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन सीआई सुरेंद्र कर रहा है, जो कभी भी किसी केस को लंबा नहीं छोड़ता। हालांकि अर्जुन पहले तो मना करता है, पर कमिश्नर के ऑर्डर देने पर मान जाता है। इसके बाद सीन क्राइम साइट पर शिफ्ट होता है, जहां सीआई सुरेंद्र भरत की लाश और लोकेशन जांच रहा होता है। तभी अर्जुन वहां पहुंचता है तो सुरेंद्र कहता है कि डेड बॉडी को देखकर लगता है कि किसी झगड़े में इसका मर्डर हुआ है, क्योंकि कोई क्लियर सबूत नहीं मिला, बस गाड़ी के टायर के निशान हैं, जो पास के एक रिजॉर्ट की तरफ जाते हैं और सब कुछ बड़े प्लान के साथ किया गया है। फिर ये दोनों उसी रिजॉर्ट में जाते हैं जहां भरत नव्या को लेकर आया था। अब क्योंकि मर्डर किया तो अर्जुन ने है, इसलिए वो हर चीज डिटेल में समझाता है, जैसे कि आइस क्यूब से सिर पर वार करके हत्या की गई होगी, ताकि बाद में हथियार पिघल जाए और सबूत ना मिले। अब उसकी डिटेल्ड थ्योरी को देखकर सुरेंद्र बहुत ही इंप्रेस होता है और कहता है कि कमिश्नर साहब सही कहते थे, अर्जुन वाकई टॉप का फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट है। फिर जब अर्जुन वापस रिजॉर्ट में नव्या के पास लौटता है तो उसे फिर से आर्या का कॉल आता है और इस बार वो अर्जुन को तीसरा मर्डर करने के लिए कहता है। ये सुनकर अब अर्जुन अपने आपे से बाहर हो जाता है और कहता है कि जो करना है कर ले, क्योंकि अब वो खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देगा। पर इतने में आर्या उससे कहता है कि अगर वो सरेंडर करेगा तो वो सारी वीडियो पुलिस को दे देगा, जिसमें नव्या भी फंसेगी। यानी वो साफ साफ नव्या को ही हथियार बनाकर दबाव डालता है। इसके बाद वो अर्जुन से कहता है कि बस आखिरी बार एक काम और कर दो, फिर वीडियो वापस कर देगा। वो कहता है कि इस बार उसे एक आदमी तक पहुंचना है और उसे नशे की ज्यादा डोज देकर मारना है
उधर आर्या के दोस्त बार में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आर्या से फोन पर कहता है कि क्या उसने सुना किसी ने भरत को मार दिया। तभी आर्या कहता है कि हाँ उसे पता है, उसने न्यूज में देखा है। फिर उसी रात बार में अर्जुन मौका देखकर आर्या के एक और दोस्त को ड्रग ओवरडोज देकर मार देता है। यानी आर्या अपने ही दोस्तों को अर्जुन के हाथों मरवा रहा था। आगे जब सुबह पुलिस को उसकी मौत की खबर मिलती है तो आर्या का दूसरा दोस्त तनुज पुलिस को बताता है कि उसका दोस्त रात को उसके साथ था और बस नशे की डोज लेने के लिए कमरे में गया जहां वो मारा गया। इसके बाद सीआई सुरेंद्र फौरन अर्जुन को क्राइम सीन पर बुलाता है, जहां वो दोनों वहां के सीसीटीवी फुटेजेस देखते हैं। लेकिन किसी भी एंगल से अर्जुन का चेहरा नहीं दिखता, क्योंकि अर्जुन ने बहुत ही सावधानी से अपने चेहरे और कैमरा एंगल्स से दूरी बनाए रखी थी। इसके बाद अर्जुन और नव्या एक और लोकेशन पर जाकर थोड़ा नॉर्मल टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी होटल के रिसेप्शन पर फोन आता है और दूसरी तरफ फिर से वही आर्या होता है। उसकी आवाज सुनते ही अर्जुन चौंक जाता है। इसके बाद आर्या कहता है कि वो अर्जुन को एक लोकेशन भेजेगा जहां आकर वो अपने खिलाफ सारे सबूत ले सकता है। अब अर्जुन सोचने लगता है कि आखिर आर्या उसे अपने हाथों मर्डर क्यों करवाना चाहता रहा। ना उसने पैसे मांगे, ना कोई सीधा बदला क्लियर किया। फिर वो सोचता है कि ये सब तब शुरू हुआ था जब अर्जुन ने पहली बार आर्या को मारा, क्योंकि उस समय उसी के पास सारे के सारे प्रूफ्स थे। तो उसे पहले से कैसे पता था कि किलर अर्जुन है। इसके बाद वो पूरे क्राइम सीन की फुटेजेस दोबारा से चेक करता है और नोटिस करता है कि जिन जिन लोगों की मौत हुई उनके हाथों पर एक जैसा टैटू बना हुआ था। यानी वो सब के सब किसी एक गैंग या सर्कल से जुड़े हुए थे। इसके बाद अर्जुन उल्टा आर्या को कॉल करता है और कहता है कि उसे पता है कि आर्या किसी और को भी मरवाना चाहता है और वो तैयार है उस आखिरी आदमी को मारने के लिए। लेकिन वो कहता है कि बदले में उसकी खुद की वीडियो और सबूत वही आदमी लेकर आए जिसे उसे मारना होगा। उधर आर्या का दोस्त तनुज फार्म हाउस पर आता है और किसी शौर्या नाम के लड़के को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे फोन आता है जहां कॉलर वही शौर्या होता है। अब वो उससे कहता है कि उसने पता लगा लिया है कि उनके दोस्तों को किसने मारा, इसलिए वो उसे उसका फोटो और लोकेशन भेजने वाला है। लेकिन इतने में तनुज फ्रिज खोलता है तो उसमें उसी शौर्या जैसे दिखने वाले आदमी की लाश पड़ी होती है। यानी आर्या के कहने पर अर्जुन ने पहले ही उस शौर्या को मारकर उसकी बॉडी को फ्रिज में छुपा दिया था। ये देखकर अब तनुज घबरा जाता है कि अगर शौर्या मर चुका है तो उसे कॉल कौन कर रहा था। इसके बाद वो तुरंत सीआई सुरेंद्र को फोन करके एक लोकेशन पर बुलाता है और कहता है कि उसे पता चल गया है कि किसने उसके दोस्तों को मारा है। फिर जब अर्जुन उस लोकेशन पर पहुंचता है तो तनुज उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद दोनों के बीच में जमकर फाइट होती है। अब उसी समय सीआई सुरेंद्र भी वहां पहुंच जाता है, जहां तनुज सुरेंद्र से कहता है कि यही वो शख्स है जिसने उसके दोस्तों को मारा। लेकिन तभी सुरेंद्र एकदम से कहता है कि हाँ, अर्जुन ने ही तुम्हारे दोस्तों को मारा, लेकिन तुम लोगों ने 3 पुलिस वालों को मारकर सबूत मिटाए थे, फिर तुम्हारा क्या किया जाए। और अब यहाँ रिवील होता है कि फिल्म के शुरू में जिस घर में 3 लाशें मिली थी वो असल में 3 पुलिस वाले थे और अर्जुन पहले से ही सुरेंद्र को सब कुछ बता चुका था कि कौन उसे ब्लैकमेल कर रहा है और किस किस को उसने मजबूरी में मारा होगा। तभी वहाँ लंगड़ाता हुआ आर्या खुद आ जाता है। फिर वो अर्जुन और सुरेंद्र दोनों को सच बताता है कि वही उन्हें फोन करके ब्लैकमेल कर रहा था। अब फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि कुछ महीने पहले शौर्या और उसके 3 दोस्तों ने 3 पुलिस वालों की हत्या करके केस को लीक प्रूफ तरीके से दबा दिया था और इसके बाद पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा भी था जो कि शौर्या ही था, लेकिन बाद में वो बेल पर बाहर आ गया। अब ये शौर्या और आर्या जुड़वा भाई होते हैं। फर्क बस ये होता है कि शौर्या क्रिमिनल है जबकि आर्या एक सीधा साधा बिजनेसमैन। इस तरह अब जेल से बाहर आने के बाद शौर्या को पता चलता है कि आर्या पावनी नाम की लड़की से शादी करने वाला है, इसलिए अब वो पावनी को खुद अपने साथ फार्म हाउस ले जाता है और वहीं अपने दोस्तों के साथ मिलकर पावनी के साथ अत्याचार करता है। और यही वजह थी कि उस दिन पावनी के फोन पर आर्या के नाम से कॉल आया था, क्योंकि वो नंबर आर्या का ही था। यानी आर्या उसे कॉल कर रहा था जबकि शौर्या उसके साथ अंदर था। हालांकि इसके बाद पावनी को बचाने के लिए आर्या भागा भागा फार्म हाउस पहुंचता है, लेकिन शौर्या और उसके दोस्त उसे बुरी तरह से पीटकर लंगड़ा बना देते हैं और उसकी आंखों के सामने ही पावनी के साथ अत्याचार करके उसे कार की डिग्गी में डालकर ले जाते हैं। फिर बात की हालत पता नहीं, लेकिन इशारा यही है कि शायद वो बच नहीं पाई। और इसके बाद आर्या ठान लेता है कि ठीक होते ही वो उन चारों से बदला लेगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो अब शरीर से कमजोर हो चुका था, इसलिए उसे ये काम किसी ऐसे आदमी से करवाना था जो सबको मार भी दे और खुद भी सबूत मिटाकर वहां से निकल सके। लेकिन इत्तेफाकन इसी बीच शौर्या अर्जुन को पहले ब्लैकमेल करके बुलाता है। असल में ये वही सीन होता है
जहां अर्जुन नव्या के सामने आर्या जैसे दिखने वाले आदमी यानी उसके भाई शौर्य को मार देता है और उसकी लाश को फ्रिज में छुपा देता है। लेकिन उस पूरी घटना का वीडियो असल में आर्या ने ही रिकॉर्ड किया था ताकि वो अर्जुन को ब्लैकमेल करके बाकी लोगों को भी मरवा सके। इसके बाद वो फैसला करता है कि शौर्य के दोस्तों को भी अर्जुन के हाथों मरवाएगा और यही था उसका असली बदला। तो इस तरह से शौर्य और उसकी गैंग के खिलाफ बदला भी पूरा होता है और अर्जुन नव्या की ब्लैकमेलिंग भी लॉजिकली बंद हो जाती है। अब आखिर में सारा सच सुनने के बाद सुरेंद्र वहीं तनुज को गोली मार देता है ताकि उस क्रिमिनल सर्कल का आखिरी सिरा भी खत्म हो जाए और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।